नमस्कार, आप देख रहे हैं सम्यक समाचार। आज सम्यक समाचार के विशेष सत्र में हमारे साथ बात करने के लिए चंद्रकेश चौधरी जी हैं, संविधान जन जागरण अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सबसे पहले सम्यक समाचार में आपका स्वागत है सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। आप संविधान जन जागरण अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो आपके संगठन का मोटिव क्या है? आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं इस अभियान से? इस अभियान के माध्यम से हम ऐसा महसूस किए कि इस देश में 85% जो लोग हैं, जो दलित पिछड़ा का लोग हैं जी, जिनका हक और अधिकार संविधान में निहित है और वह इस चीज़ को नहीं जानते हैं। वह गीता को पढ़ रहे हैं, रामायण को पढ़ रहे हैं, श्रीमद् भागवत को पढ़ रहे हैं, और जिस जिज्ञासा के साथ उस चीज़ को पढ़ रहे हैं, उस जिज्ञासा के साथ वह संविधान को नहीं पढ़ रहे हैं और न कोई बता रहा है। यदि नहीं बता रहा है तो गीता या श्रीमद् भागवत या रामायण या कुरान सबको सुरक्षा देने वाला संविधान है। संविधान धर्मनिरपेक्ष के माध्यम से बनाया गया, उसके अंदर में धर्मनिरपेक्षता दिखाई गई है। इसलिए हम जन जन में संविधान को लेकर जाना चाह रहे हैं कि जिस तरह आप गीता पढ़िए, जिस तरह रामायण पढ़ रहे हैं, जिस तरह श्रीमद् भागवत पढ़ रहे हैं, उस तरह संविधान को भी जानकारी आप लोग लीजिए। इसी यही अभियान मेरा है। जी, तो सर ने बताया कि संविधान जन जागरण अभियान के माध्यम से ये जन जन तक संविधान के ज्ञान को पहुंचाना चाह रहे हैं। सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे है कि संविधान में एक बात का जिक्र है, समता। क्या आज के जो समाज हैं या समाज के लोग हैं उन तक समता या समानता की जो बात है वो हमको तो लगता है कि बेईमानी है। उन तक समता नामक शब्द की बात करना ही बेईमानी है। क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल आपका कहना सही है। समता शब्द संविधान में आया है ज़रूर, लेकिन समता समाज में नहीं आया है। समाज में क्रमिक असमानता है। एक व्यक्ति है, उससे बड़ा दूसरा व्यक्ति है, उससे बड़ा दूसरा व्यक्ति है, उससे बड़ा दूसरा व्यक्ति है। ये क्रमिक असमानता समाज में चल रहा है और वह अभी भी पूर्ण रूपे बरकरार है। संविधान में शब्द आया, मंच पर नेता लोग बोल रहे हैं, लेकिन इसको मूल रूपे उसको उतारा नहीं गया और यथावत पड़ा हुआ है। और समता मूलक शब्द ही नहीं, बहुत सारे चीज़ें संविधान में जो लागू नहीं हुआ और उसको बिल्कुल 25% ही लागू हुआ है, 75% तो लागू हुआ ही नहीं है। तो एक समता मूलक शब्द का हम क्या आप जैसे आपको बारे में बता दें। जिस संविधान में 75% चीज़ लागू नहीं हुआ और उसको संशोधन की तरफ लोग लेके जा रहा है, कोई बदलने की बात कर रहा है, तो इस पर हम क्या बोलना है? जब तक इस देश के बच्चा संविधान के बारे में नहीं जानेगा कि संविधान में क्या लिखा हुआ है, क्या हक अधिकार है। यदि आज हम कपड़ा पहन रहे हैं, यदि आप फैशन के दुनिया में चल रहे हैं, अच्छा मकान में रह रहे हैं, अच्छा गाड़ी पे चल रहे हैं, यदि आप मुखिया बन रहे हैं, यदि आप सांसद बन रहे हैं, यदि आप विधायक बन रहे हैं, तो कैसे बन रहे हैं? कोई बना रहा है तब बन रहे हैं, कोई टिकट दे के बना रहा है कि किसी ग्रंथ में लिखा हुआ है, इसके आधार पर उसको आपको टिकट दे रहा है। ये जानकारी जो टिकट लेने वाला है उनको मालूम, बहुत लोग को तो नहीं ही है, कुछ लोग को है, और आम लोग को तो दूर दूर तक नहीं है। आम लोग को यदि किसी चाय की दुकान पर बैठता है और एक ही प्लेट में सारे जाति के लोग खा रहा है तो संविधान में लिखा हुआ है, लेकिन उसको किसी व्यक्ति कह रहा है, उस किसी व्यक्ति को महान ठहरा रहा है कि बहुत अच्छा लोग है। ये जैसे जात पात को ख़त्म कर रहे हैं, इन्हीं के द्वारा हमको जैसे यह चीज़ मिल रहा है, यह चीज़ को जानकारी नहीं है। लेकिन जिस दिन संविधान बदलने की बात हो रही है, जिस दिन संविधान में संशोधन की बात हो रही है, जिस समय वह हो जाएगा तो लोग आज जो चौक पर बैठ करके या एक थाली में खाना खा रहे हैं वह बंद हो जाएगा। इसलिए संविधान में जो भी चीज़ है, एक एक चीज़ जनता के बीच में ले जाना है। जाने के बाद ही यह लोग को संविधान की जो खतरा की बात है वो खतरा टलेगा, नहीं तो खतरा टलने वाला नहीं। सर, एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बाबा साहब का जो संविधान है उसमें ये जिक्र है कि ये जो देश है इंडिया, डेट इज़ भारत, ये धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ सभी धर्म के लोग रहेंगे, सभी धर्म के मानने वाले लोग रहते भी हैं।
तो इस देश को किसी खास राष्ट्र बनाने, मतलब किसी खास राष्ट्र में तब्दील करने की बात हो रही है, ये कहाँ तक सही है? देखिए, इस देश के इतिहास बहुत पुराना है। आज़ादी से पहले जब अंग्रेज़ थे यहाँ पे, अंग्रेज़ से पहले यहाँ पर मुग़ल थे। मुग़ल से पहले का भी इतिहास यदि आप देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि शब्द का क्या महत्व है। हजारों साल से जो यहाँ संस्कृति चली आ रही है, उस संस्कृति में यहाँ का जो मूल निवासी लोग है, जो 85% लोग है, उसको यहाँ के कुछ लोगों ने 15% लोगों ने हाईजैक किया और हाईजैक करके और अपना धर्म को यहाँ पर स्थापित किया और यहाँ जो मूल निवासी का धर्म था उसको विलुप्त कर दिया और विलुप्त करके और ज़्यादा दिन तक इसको समाप्त करने का उन्होंने तरीका बनाया कि उनको शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया। और जब शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया तो पीढ़ी दर पीढ़ी या बात को लोग भूलते चला गया कि मेरा भी अपना कोई संस्कृति था, और जो संस्कृति जो थोपा गया, जो ब्राह्मणी संस्कृति था, उस संस्कृति को लोग अपना संस्कृति मान लिया और मान कर लोग जीने लगा और वह चलता रहा। उसके काफ़ी दिनों के बाद यहाँ पर मुग़ल आया। मुग़ल के समय में भारत में विभिन्न तरह राजाओं का जैसे बटा हुआ था देश, 6.5 रियासत में लमसम बटा हुआ था। मुग़ल आया, सब एक दूसरे से लड़ा, लड़ने के बाद मुग़ल एक दूसरे को हराया, फिर यहाँ के सत्ता पर आया। मुग़ल के बाद फिर अंग्रेज़ आया। अंग्रेज़ जब इस देश में आया तो अंग्रेज़ जो यहाँ के जो मुग़ल और ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग जो सत्ता पर थे, उनको काउंटर करने के लिए यहाँ का जो दलित पिछड़ा, जो असहाय और कमज़ोर लोग निर्बल बने हुए थे, उसको कुछ लोगों को उन्होंने अपने साथ में रखा। कुछ लोग को सिपाही में भी भर्ती किया, कुछ लोग को उन्होंने पदाधिकारी भी बनाया और वो अपने ही शासनकाल में लोग को शिक्षण शास्त्र में भी अधिकार दिया। अंग्रेज को आने से पहले शिक्षा का अधिकार सब लोग के पास में नहीं था। जब अंग्रेज आया है तो यहाँ शिक्षा को द्वार को खुला है, सब लोग पढ़ना शुरू किया है, जिसका परिणाम हुआ कि ज्योतिबा फूले से लेके छत्रपति साहू जी महाराज तक और बाबा साहब अम्बेडकर तक पढ़े। और जब बाबा साहब अम्बेडकर पढ़ के अपना उतना लंबा इतिहास को जब जाने तो उन्होंने संविधान में लिख दिया, इंडिया डेट इज अ भारत। क्योंकि भारत के इतिहास को उन्होंने इसीलिए लिखा कि हमारा समाज के लोग जब पढ़ेगा, इतिहास को जानेगा, तो इंडिया और भारत के बारे में वह सही से परिभाषा का समाज के बीच में बताएगा। इसलिए भारत जो देश है यह हमारे संस्कृति का एक पहचान है और हम लोग को इस पर हर स्थिति में बचाए रखना ही मेरा मूल कर्तव्य बनता है। और पूर्वजों का जो मेरा दिया हुआ जो शब्द है, उस शब्द को हम लोग कभी नहीं भूलेंगे और ये हमारा पूर्वजों का शब्द है, इसलिए हम लोग अंतिम क्षण तक लड़ेंगे और इसको बचाएंगे, इसको कभी भी मिटने नहीं देंगे। सर, मेरा सवाल है आपसे कि जो अंग्रेज़ थे उन्होंने तो भारत का शोषण किया, फिर आपने कहा कि अंग्रेज़ों ने बहुजन हित का काम किया, वो कैसे? देखिए, भारत में दोहरी गुलामी था। एक अंग्रेज के गुलाम थे और एक समुदाय गुलाम के गुलाम थे। तो गुलाम के गुलाम कहने का अर्थ? गुलाम के गुलाम कहने का अर्थ था कि अंग्रेज ने यहाँ ब्राह्मणवादी व्यवस्था को गुलाम बनाया जी, और ब्राह्मणवादी व्यवस्था हजारों साल से यहाँ के दलित पिछड़ा को गुलाम बनाए हुए था। तो जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो गांधी जी ने बाबा साहब अम्बेडकर को कहे कि अम्बेडकर, हम तो आज़ादी की लड़ाई लड़ ही रहे हैं, तो फिर तुम क्यों नहीं आकर के आप इसमें चले आते हो कि तुम अलग आज़ादी की लड़ाई की एक नारा दे रहे हो। तो बाबा साहब अम्बेडकर कहे कि गांधी जी, आप अंग्रेज़ के गुलाम हैं और हम आपके गुलाम हैं, यानी हम गुलामों के गुलाम हैं। यदि अंग्रेज़ चले जाएंगे तो आपको आज़ादी तो मिल जाएगी, लेकिन हम तो गुलामी के गुलाम रह जाएंगे, हमारी आज़ादी तो नहीं मिलेगी। इसलिए हम यही मौका तिकाए हैं कि जब अंग्रेज़ जा ही रहा है तो आपके साथ साथ हमारी भी आज़ादी मिल जाए, इसलिए हम अब यह लड़ाई लड़ रहे हैं। अभियान जो है वो कहाँ तक सफल हो पाएगा? देखिए, एक बात तो आपको हम बता दें
कि भारत का संविधान चाहे भारत का जितना भी सिस्टम है, इसको कंट्रोल करने के लिए लोकसभा है और फिर उससे जुड़ा हुआ विधानसभा है। उसमें जो हमारे पूरे देश से छन करके सांसद जा रहे हैं और स्टेट में विधानसभा में विधायक जा रहे हैं, तो जा रहे हैं तो समस्या यहाँ ये है कि हम वोट दे रहे हैं, वोट दे के हम प्रतिनिधि अपना मान करके उसको भेजा रहे हैं, लेकिन प्रतिनिधि मेरा होता नहीं, ये समस्या है। वह प्रतिनिधि मेरा नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है कि जब हम वोट दे के विधायक और सांसद को जिताते हैं और जिताने के बाद उनके नज़दीक जाते हैं और वह मेरा जब कोई काम के लिए जाते हैं और जब काम वो नहीं करते हैं तो हम खिसिया करके उनको कहते हैं कि अरे हम आपको वोट दिए थे और आप मेरा काम नहीं कर रहे हैं। तो सांसद या विधायक बोलते हैं कि अरे वोट तुम दिया था, लेकिन जब हम टिकट लेके आए थे तब न वोट दिया था। यदि हम टिकट लेके नहीं आते तब तो तुम हमको वोट नहीं देते। तो पहले जो टिकट देता है हम उसका काम करेंगे और उससे जो समय बचेगा तो हम तुमको काम करेंगे। यानी लोकतंत्र खतरा में है। लोग कह रहा है कि लोकतंत्र में जनता मालिक है, लेकिन आज जो व्यवस्था है यह अप्रत्यक्ष रूप से राजतंत्र चल रहा है। जनता मालिक कहने के लिए है, जो संगठन के लोग अध्यक्ष बना हुआ है वही मालिक बन के बैठा हुआ है। जो पटना में, दिल्ली में एसी घर में जो निर्णय होता है वही निर्णय के भारत के गरीब गुरबा के जो ग्रास रूट पर लोग हैं उस वहाँ थोप दिया जाता है और हेलीकॉप्टर से आकर के भाषण दे दिया जाता है। लोग जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, पैसा के नाम पर, संगठन के नाम पर वोट दे देता है और सांसद लोकसभा में और विधानसभा में जाता है और जो पार्टी का जो अध्यक्ष कहता है, जो बड़े बड़े पूंजीपति लोग कहता है, उनके आधार पर निर्णय लेता है। आम जनता के कोई भला का काम नहीं करता है। जब आम जनता बोलता है तो उसको दाने के रूप में, जिस तरह चिड़िया को कुछ दाना दे दिया जाता है और खा करके बहुत खुशी से उड़ जाता है, उसी तरह जो ग्रास रूट पर जनता है उसको कुछ दे दिया जाता है, भीख के रूप में दिया जाता है, उसी पर वही इतरा रहा है, खुशी में झूम रहा है और उसका हक कुछ नहीं मिल रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आज लोकतंत्र खतरा में। तो आम जनता जो है, आम जनता अभी भी भारत की जो 85% आबादी की बात किए तो उसमें भी तो पढ़े लिखे लोग हैं, वो क्यों नहीं उनको जागरूक करते हैं? क्या सबका बीड़ा आपने उठाया है? देखिए, सबके बीड़ा तो हमने नहीं उठाया है, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं वो मानसिक रूप से गुलाम हैं। अच्छा, अभी भी गुलाम हैं? अभी भी गुलाम हैं, क्योंकि वो जो बचपन से पढ़े, जो ग्रंथ पढ़े हैं, वह ग्रंथ पूर्ण रूपे ब्राह्मणवादी व्यवस्था का ग्रंथ है। उसमें राम कृष्ण को पढ़ाया गया। हम राम और कृष्ण को भगवान हम नहीं कहते हैं कि नहीं है, वो भगवान हैं, लेकिन हमारे लिए कोई काम नहीं किए। अब सवाल ये उठता है कि हम हैं और आप हैं। हमारे लिए सहदेव पासवान जी काम किए और आपके लिए रविंदर जी काम किए। तो सहदेव पासवान जी हमारे लिए काम किए तो हमारा भगवान सहदेव पासवान जी होगा, और आपका काम रविंदर जी किए तो आपका भगवान रविंदर जी होगा। तो राम और कृष्ण जो हैं उनको हम भगवान मानते हैं। किसी को, माता पिता को हम गाली क्यों दें, लेकिन मेरे लिए कोई काम नहीं किए। हम हजारों साल से लात जूता खाते रहे, अपमान सहते रहे, उनका पूजा होता रहा, जय जयकार होता रहा, लेकिन मेरे लिए कुछ किए नहीं। मेरे लिए तो मसीहा बाबा साहब अम्बेडकर आए और लड़ करके अपना हक अधिकार संविधान के माध्यम से हम लोग को दिए, जो आज हम लोग कुर्ता पजामा शर्ट पर पहन करके गाड़ी पर चल रहे हैं, सुंदर मकान में रह रहे हैं और आज जैसे माइक पर बोल भी रहे हैं। नहीं तो बोलने का भी हम पर प्रतिबंध था। यदि बोल देते तो हमको ऐसा सज़ा होता कि हमारा ज़िंदगी ख़त्म हो जाता। उतना कड़ा शब्द हम बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन बोलने पर भी प्रतिबंध था। आज़ादी से पहले मनुस्मृति के आधार पर यह निर्णय होता था, जिसमें हम लोग का बोलने का अधिकार नहीं था। इसलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ मानसिक गुलामी था। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो मानसिक गुलाम हैं, उनको मानसिक गुलामी से बाहर निकलना होगा। और इसलिए निकालना होगा
कि जितना भी बहुत IAS IPS लोग भी उतना ही पढ़ते हैं संविधान में जितना क्वेश्चन का उत्तर दे करके उनको IAS IPS बन जाना है। फिर उसको झांकते भी नहीं है, उनको इतना ही डर अंदर में है कि कौन कौन चीज़ से हमको जैसे अपना शासन प्रशासन चलाना है, उससे विशेष से उनको मतलब नहीं है। लेकिन रामायण का एक एक छंद वो पढ़ लेते हैं, श्रीमद् भागवत का एक एक छंद सुनते हैं, पढ़ते हैं और कराते भी हैं। तो हम मना नहीं करते हैं, आप रामायण भी कराइए, आप श्रीमद् भागवत भी कराइए, लेकिन अब संविधान का भी कथा कराइए और उसको भी विस्तार कीजिए। हमरा जैसा हजारों लोग हम चाहते हैं कि भारत की धरती पर उतरे और जन जन तक संविधान का कथा कहे और बच्चा बच्चा तक संविधान की एक एक लाइन याद होनी चाहिए। तब तो पता चलेगा कि जो दिल्ली में बैठे हुए लोग हैं वह संविधान के किस आर्टिकल को बदले हैं और किस आर्टिकल को जोड़े हैं, जो मेरे हित में है ये अनहित में है। इसलिए जो पढ़े लिखे लोग हैं सबसे पहले उनको मानसिक गुलामी से आज़ादी दिलाना है, और जो अनपढ़ लोग हैं उनको तो बातें छोड़ दीजिए। जब पढ़े लिखे ही जब मानसिक गुलामी के अभी नहीं निकले हैं तो अनपढ़ लोग पर हमको क्या बोलना है। वो तो बिल्कुल अज्ञान लोग हैं, वो जानकार ही नहीं है। इसलिए सबसे पढ़े लिखे लोग को हम लोग को जानकारी देना है, उनको गुलामी से निकालना है, जो ज़्यादा गड़बड़ वही हो गए हैं। आम जनता जो है वो अशिक्षित है, शोषित है, वंचित है, तो आम जनता तक भी तो संविधान के विषय में जानकारी देनी होगी, उन्हें तो छोड़ा नहीं जा सकता। और आज पढ़े लिखे लोगों से ज़्यादा संख्या उन लोगों की है जो कम पढ़े लिखे हैं या नहीं के बराबर पढ़े लिखे हैं। तो उस पर आप क्या करिएगा, उसको कैसे दूर करिएगा, क्योंकि वहाँ भी विसंगतियाँ हैं, बहुत विसंगतियाँ हैं। आपने बताया है कि वो दाना डाल देते हैं थोड़ा सा और उसी को चुगने में वो मस्त हो जाते हैं और दाना ख़त्म होता है तो वो मस्त उड़ जाते हैं। तो उसको कैसे दूर करिएगा? देखिए, उसका हम एक तरीका ढूंढे। अभी पहले भी हमने कहा है कि आज के डेट में यदि गांव में जा कर के यदि डायरेक्ट किसी बात को यदि बोल दीजिएगा तो हो सकता है कि जिसके बारे में बोलना है वह आपको कुछ नहीं करे, लेकिन जिसको बताने जाइएगा उसी का भाई बंधु आप पर प्रहार कर देगा। इस तरह का ऐसा माता सावित्रीबाई फूले के साथ भी हुआ है। हुआ था, लेकिन उस समय तो बहुत ज़्यादा अज्ञान लोग थे। आज तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, फिर भी आज उस समय लोग लड़ लिया, लेकिन आज लोग नहीं लड़ रहा। आज लोग पढ़ लिख करके सबसे ज़्यादा बेईमान बना हुआ है लोग। अब है कि हम जब गांव में जाएंगे तो हम नहीं कह रहे हैं कि आप राम को नहीं मानो, हम नहीं कह रहे हैं कि आप कृष्ण को नहीं मानो, हम नहीं कह रहे हैं कि आप दुर्गा को नहीं मानो। हम कहते हैं कि तुम मानो, लेकिन मानने के साथ तुम संविधान को भी पढ़ो। इसलिए पढ़ो कि तुम कम से कम जानो तो कि संविधान में क्या लिखा हुआ है। तुम यदि दुर्गा जी को मान रहे हो, तुम राजा राम को मान रहे हो, तुम कृष्ण को मान रहे हो, तो ये भी अधिकार तुमको संविधान ने ही दिया है। यदि संविधान ने तुमको अधिकार नहीं देता तो तुम राजा राम के मंदिर में नहीं प्रवेश करता। यदि तुमको संविधान अधिकार नहीं देता तो कृष्ण के मंदिर में प्रवेश नहीं करता। यदि तुमको संविधान अधिकार नहीं देता संविधान, तुम दुर्गा जी के नज़दीक बैठ करके और तुम जो होम करते रहते हो वो भी तुमको बैठने नहीं देता। इसलिए तुम उसको मानो, हम नहीं मना करते हैं, लेकिन जो तुमको अधिकार दिया है उसको भी जानो। जब वह जान जाएगा तो मेरा पहला फेज होगा। जब जान जाएगा तब न निर्णय लेगा, जब जाने ही गा नहीं तो निर्णय क्या लेगा। इसलिए मेरा काम पहले जनाना है। जब जान जाएगा, जब कोई पढ़ लिख लेता है तो अब फैसला करने लायक हो जाता है। जब फैसला करने लायक हो जाता है तब समाज का कल्याण होता है। इसलिए हम फैसला करने लायक लोग को बनाना चाहते हैं। वह किस रूप में क्या कर रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको संविधान के बारे में